हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस में हिस्ट्री ऑप्शनल से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर के। आज हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कनिष्क, यानी कुषाण वंश का तीसरा शासक कनिष्क, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस वंश से है ये? कुषाण वंश का शासक है ना। और कुषाण वंश में भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीसरा शासक है। तीसरा कैसे हो सकता है? जैसे कि सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था कुजूल कटफिसेस। क्या था? कुजूल कटफिसेस। दूसरा जो हुआ उसका नाम था विम कटफिसेस, है ना, जो कि कनिष्क का पिता था, विम कटफिसेस। और जो तीसरा शासक होगा उसका नाम था कनिष्क, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए लेख युक्त, है ना। इनकी जो उपलब्धि है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तांबे के सिक्के लेख युक्त, यानी कुजुल कटफिसेस ने पहला ऐसा सिक्का जारी किया तांबे का जिसपे लेख लिखे हुए थे, यानी कोई लिखित प्रमाण प्राप्त हो रहा था, लिखा हुआ था, है ना। तो उसको हम कहेंगे लेखयुक्त। इन्होंने क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए लेखयुक्त। ठीक है, तो ये दोनों के यही उपलब्धियां हैं। और संस्थापक अगर पूछे कुषाण वंश का तो ये कुजुल कटफिसेस है, ये कनिष्क के पिता है विम कटफिसेस। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कनिष्क को। कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ है वो लगभग माना जाता है कि 78 ईस्वी से 101 ईस्वी के बीच का समय माना जाता है। एग्जैक्टली 78 के ही बारे में कहा जाता है। ये 78 आप जो देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है कि कनिष्क गद्दी पे बैठते ही इसने शक शनवत जारी किया। क्या किया? शक शनवत जारी किया। और इसी शक शनवत के आधार पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी आधारित है ना। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो क्यों क्यों किया होगा कनिष्क ने? अपने राज्याभिषेक के दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसने इस कैलेंडर को जारी किया, जिस पर आज भी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो ये एक हो गया इसकी उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि की बात करें तो कनिष्क क्या करेगा? कनिष्क जो है वो रेशम मार्ग व्यापार को बढ़ावा देगा। अब हम लोग थोड़ा मैप पे देखते हैं कि रेशम मार्ग कैसे था और कैसे कनेक्ट था भारत के साथ, है ना। तो रेशम मार्ग के अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक भारत का अपना प्यारा सा भारत का नक्शा बना लेते हैं ना, तो देखेंगे कि ये वाला जो लोकेशन था, मैंने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त वाले में आपको बताया था। इस वे को क्या बोलते थे? इसे उत्तरापथ बोलते थे, है ना, जो बंगाल से लेकर के और उधर सिंध तक फैला हुआ था। इसने क्या किया कि यहाँ से एक मार्ग बनवाया, और यहाँ पे था क्या? सिल्क रोड, जो जहां कहाँ तक जाता था? यूरोप तक जाता था। जिसे आज आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो ये वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। कौन सा? सिल्क मार्ग रोड। तो यहाँ पे क्या करेगा कनिष्क? ये जो रोड बनवाएगा इसे ही सिल्क मार्ग कहा, ठीक है। और यहाँ से व्यापार करना शुरू करेगा। इसे टी हॉर्स रोड भी कहा जाता है। इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा यहाँ पे ना, तो इसे टी हॉर्स रोड कहा जाता है, ठीक है। हॉर्स मतलब घोड़ा, और घोड़े और चाय के व्यापार होते थे वहां से, इसलिए उसे टी हॉर्स रोड कहा। तो ये जो मार्ग है ना, सिल्क मार्ग, अब क्यों कहा गया? ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क रेशम को ले आता था चीन से भारत, और यहाँ पे कपड़े बनते थे, और उस कपड़े का व्यापार यूरोप में होता था, और यूरोप में भी सोने में व्यापार होता था। इसीलिए कुषाण वंश के शासनकाल में सबसे सर्वाधिक सिक्का सोने का जारी किया गया, क्योंकि सोने की उपलब्धता थी, क्योंकि व्यापार ही वैसा था, और पूरे विश्व से व्यापार को सोने को खींचा। रोम और यूरोप के लोग यहाँ के कपड़े के दीवाने थे। बोला जाता है कि एक अंगूठी के होल से पूरा थान निकल जाए। थान मतलब कपड़े का एक पूरा वो होता है ना, गट्ठर, वो पूरा एक अंगूठी के होल से निकल जाए, इतना सॉफ्ट कपड़ा होता था, इतनी अच्छी क्वालिटी के रेशम थे। तो कनिष्क की ये दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सिल्क मार्ग को जोड़ना। अब तीसरा बात पे हम लोग अगर चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे बच्चा लोग कि आप लोग पढ़ोगे कि कनिष्क ने देवराज देवपुत्र की उपाधि धारण किया। क्यों किया होगा ऐसा? कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि, यानी देवताओं के पुत्र कहा उसने। उसने कनिष्क ने जब मगध पे आक्रमण किया, है ना, और जब मगध पे आक्रमण किया तो उसने जब लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख और रामपुरवा अभिलेख को जब पढ़ा, तो उसमें देखा, जो कि बिहार में अशोक के अभिलेख है, तो उसमें पढ़ा उसने, और पढ़ने के बाद उसने देखा कि अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है। इसका मतलब कि वो देवताओं का प्रिय है। तो वो देवताओं का प्रिय है तो मैं देवता पुत्र हूं, ऐसा मैं नहीं, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और उससे ही प्रेरणा लेकर के उसने देवनाम देवता पुत्र की उपाधि धारण किया कनिष्क ने, ठीक है। तो ये कहीं कहीं आपको शाहानुशाही की भी उपाधि मिलती है कनिष्क की,
लेकिन देवपुत्र वाला उपाधि सबसे परफेक्ट है। इवन यूपीएससी ने 2023 में सवाल भी पूछा था कि कवि पुत्र और देवपुत्र की उपाधियां निम्न से किन शासकों को प्राप्त है, मिलान करने के लिए ऐसे कुछ दिया हुआ था। तो ये चीजें स्वीकार। अच्छा, इसने मगध पे आक्रमण क्यों किया? क्या रीजन था मगध पे आक्रमण करने का? कनिष्क का जो साम्राज्य विस्तार था वो उत्तर भारत तक ही था और मगध का ये लोकेशन है, ठीक है, मगध भी उत्तर भारत में ही था लेकिन लोकेशन क्या है, ये है। तो इसने मगध पे आक्रमण क्यों किया? इसे पता चला कि मगध एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अपार धन संपदा है, लोहे की उपलब्धता है, हाथियों की उपलब्धता है, हाथियों के एवज में ही उसने मगध पे आक्रमण किया। और जब आक्रमण करता है ना, जब पहुंचेगा पाटलिपुत्र, तो वहां देखिएगा कि एक टीचर होंगे, जैसे मैं टीचर हूँ, आप लोगों की बैच चल रहे हैं वैसे ही एक टीचर को देखा उन्होंने, और उन्होंने देखा कि वो टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। और शिक्षा किस धर्म की? बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे थे। और वो टीचर कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष थे। तो उसने उसने खड़ा होकर सुना और देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। और उन्होंने बोला कि अश्वघोष को उठा लो। जब अश्वघोष को उठाने लगे तो अश्वघोष बोले कि रुकिए, मैं अपनी जरूरी चीजों को ले लें। वो अपनी कुटिया में जाते हैं और कुटिया में जाते हैं तो वहां पे बुद्ध का भिक्षा पात्र रखा रहता है। वहां से वो बुद्ध का भिक्षा पात्र भी कनिष्क उठा लेता है और लेके चला जाता है। कुछ किदवंतियां हैं इसको लेकर के। जब अश्वघोष को और बुद्ध के भिक्षा पात्र को लेकर के जब जाता है कनिष्क वहां पे अपने राज में, तो पुरुषपुर उसकी राजधानी थी, पेशावर जिसको कहेंगे। और एक राजधानी सांस्कृतिक थी जो मथुरा थी, है ना। दो राजधानियां रही कनिष्क शासनकाल में, एक पुरुषपुर पेशावर और दूसरी थी मथुरा। पुरुषपुर पेशावर का मतलब कि पाकिस्तान और मथुरा का मतलब कि अपना भारत, उत्तर प्रदेश। तो हम लोग अगर बात करें कि लेके जाता है बुद्ध की, किदवंतियां हैं ऐसी, ऐसा कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित ये नहीं है, तो ये किदवंती है कि बुद्ध का जो भिक्षा पात्र होता है वो कनिष्क अपने पास रखता है और जहां सोता है वहां टेबल के आसपास रखता है। और जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो पात्र उसे दरवाजे पे मिल रहे हैं। 3-4 बार ऐसा होता है। फिर वो एक दिन परेशान होकर के उसको एक सुरक्षित जगह एक बॉक्स में रखता है। फिर अगले दिन उठता है तो वो बॉक्स उसको वही मिलता है। यही रीजन है कि कनिष्क दिन भर भिक्षा मांगता था, भिक्षुक की तरह जीवन। जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, दिन भर भिक्षु की तरह, रोमिला थापड़ लिखती हैं कि दिन भर भिक्षु की तरह भिक्षा मांगता था और शाम में बैठ के राजमहल के कार्यों को करता था, अपने राजनीतिक दायित्व को पूरा करता था। इसीलिए कुषाण वंश का आगे जो है विस्तार नहीं हो सका, क्योंकि कनिष्क का ध्यान पूरी तरह से बौद्ध धर्म में लीन हो चुका था। आप लोगों को पता होगा कि कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी 101 ईस्वी में। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में। और उसके अध्यक्ष थे खुद अश्वघोष, है ना। इसी संगति में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाएगा, एक हीनयान और एक महायान, है ना। महायान क्या था? बुद्ध को महामानव माना, और हीनयान बुद्ध को भगवान मान लिया। और उसके बाद से आपने पढ़ा होगा सातवाहन काल के समय में या सुंग शासन में ही हेलेस्टोनिक आर्ट आ गया था। जब इंडो ग्रीक शासन जो है आक्रमण करेगा वो लोग, तो हेलेस्टोनिक आर्ट आ जाएगा। हेलेस्टोनिक आर्ट क्या होता है? हेलेस्टोनिक आर्ट का मतलब होता है कि आप जिस मुद्रा में हो वैसी मूर्ति बनाना, जिस अवस्था में हो वैसी मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और हेलेस्टोनिक आर्ट के तहत ही गांधार और मूर्ति कला में इसके लक्षण देखते हैं। तो गांधार और मूर्ति कला के मथुरा मूर्ति कला के अंतर्गत बुद्ध की हर अवस्था में मूर्तियां बनी, जैसे सोते हुए, बैठते हुए, खाते हुए तो नहीं दिखाई, भूमि स्पर्श करते हुए, मुस्कुराते हुए, दुखी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में, अलग अलग बुद्ध के पीछे प्रभा मंडल बनने लगा। और ये भिक्षा पात्र वाला जो आपने किरवंती सुना ना कहीं यही माना जाता है कि कनिष्क को जो है शैव धर्म से मोड़ के लेके चला गया, कहाँ? बौद्ध धर्म में। और पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया कनिष्क ने। तो ये कनिष्क था और कनिष्क से जुड़ी हुई कहानियां थी। ऐसे ही रोज इतिहास से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू क्लास।